है मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है, और टर्मिनेटर रीजन वहां पे जाके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाती है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चल रही है। देखो ये प्रमोटर है, प्रमोटर से ये कोडिंग सीक्वेंस, ये ट्रांसक्रिप्शन। इसे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कह रहे हैं, जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, क्योंकि वो 5' to 3' है। कौन सा है? 5' to 3'। ये क्या है? नॉन टेम्पलेट। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा। ये कोडिंग रीजन से इस तरफ है इसलिए अपस्ट्रीम, और ये कोडिंग रीजन से पीछे की तरफ है इसलिए डाउनस्ट्रीम रीजन हो गया। ओके, अब जीन क्या है? जीन के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, ये हमको पहले भी पढ़ा हुआ है हमने। क्या होता है जीन? डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगा, वो पार्ट है डीएनए का। और इट इज द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर आरएनए। इससे हम क्या बनाते हैं? जीन से क्या बनाते हैं? आरएनए बनाते हैं। मतलब जीन क्या है? जीन एक्चुअल में डीएनए का वो पार्ट है जो आगे जाके आरएनए बनाएगा, और आरएनए आगे जाके क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाने का काम करेगा। ठीक है, तो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, मतलब अपने आप को प्रोटीन के फॉर्म में बना सकता है, उसे जीन कहेंगे। ओके, सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। सिस्ट्रॉन क्या है? एक ऐसा सेगमेंट है जो कि आगे जाके पॉलीपेप्टाइड बनेगा। मतलब जीन से क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है। जीन डीएनए का वो फ्रेगमेंट जो आगे जाके आरएनए बनाएगा, उसको तो जीन कह देंगे। सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन का मतलब है वो जीन जो आगे जाके आरएनए बनाएगा, और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, उसे हम सिस्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी एक सिस्ट्रॉन में प्रमोटर, कोडिंग और टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट होते हैं, और वहां पे आरएनए जो बनेगा वो कौन से फॉर्म में होगा? एमआरएनए बनेगा। यहाँ पे कौन सा आरएनए बनेगा? एमआरएनए। अगर मैं आरएनए की बात करूं, आरएनए 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है। मैसेंजर मतलब जो मैसेंजर क्या करता है? हम कोई भी मैसेंजर यूज करते हैं, वो क्या यूज करता है? व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं ना, वो मैसेंजर ही तो है। तो उसमें हम क्या करते हैं? कोई भी हमें इंफॉर्मेशन सामने वाले को देनी होती है, उसको हम प्रोवाइड करते हैं, और वो फिर दूसरे पर्सन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इससे क्या होता है? हम बीच में व्हाट्सएप को एज अ मतलब मीडियम यूज कर रहे हैं ताकि हमारी इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे भी एमआरएनए क्या करता है? मैसेंजर की तरह काम करता है। डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है और प्रोटीन के फॉर्म में डिलीवर कर देता है। ठीक है, आरआरएनए क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। मतलब राइबोसोम्स जो है उनके पास अपना सेपरेट आरएनए प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। टीआरएनए ये होता है ट्रांसफर आरएनए। इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रांसफर आरएनए को, जब हम ट्रांसलेशन का नेक्स्ट टॉपिक, जो ट्रांसलेशन का टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो टीआरएनए क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। तो हमें ये तीनों टाइप के आरएनए जब बनाने होते हैं उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, चाहे कोई सा भी तरह का आरएनए बने। ओके, तो यहाँ पे जब जीन से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए ही आगे जाके प्रोटीन बना सकता है। आरआरएनए, टीआरएनए ये प्रोटीन नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? सिस्ट्रोन कहलाएगा। ओके, ये क्या कहलाएगा? सिस्ट्रोन। यहाँ देखो ये सेल दे रखा है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर से क्रोमोसोम निकाला अपन ने, क्रोमोसोम को डीकॉइल किया, मतलब पहले वो कॉइल्ड हो रखा था, उसको डीकॉइल किया, तो हमें डीएनए मिला, और डीएनए के कुछ पार्ट, डीएनए का एक पार्ट जहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ओके, ये जो प्रोसेस बता रही हूं मैं ट्रांसक्रिप्शन में, इसमें क्या हो रहा है? स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में हम कुछ बता रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन जो है वहां पे दो तरह के स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में दो तरह के हो सकते हैं। कैसे? एक तो हो सकता है मोनोसिस्ट्रॉनिक, मतलब जहां पे डीएनए के अंदर सिर्फ एक ही सिस्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसको कहेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक। और जहां पे बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हो, मतलब बहुत सारे
ऐसे यूनिट्स प्रेजेंट हो, जैसे एक यूनिट है पीसीटी, ये एक यूनिट हो गई। अगर डीएनए में सिर्फ एक ही यूनिट है पीसीटी की तो उसको कहेंगे मोनोसिस्टोनिक। और अगर डीएनए में बहुत सारी यूनिट्स है पीसीटी की, एक पीसीटी यहां आ गया, फिर उसके बाद थोड़ा गैप आया और उसके बाद दोबारा से पीसीटी शुरू हो गया, तो इस तरह से एक डीएनए में अगर बहुत सारे पीसीटीज प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहेंगे, क्योंकि इसको एक सिस्ट्रॉन कह रहे हैं। अगर एक सिस्ट्रॉन है तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, और अगर बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहेंगे। तो देखो, स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज ऑफ टू टाइप, दो तरह का होता है। मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स इट इज सीन इन यूकैरियोट्स। मोनोसिस्टोनिक किसमें होता है, यूकैरियोट्स, मतलब हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर कैसा होता है, एक ही यूनिट होती है, मोनोसिस्टोनिक। हियर कोडिंग सीक्वेंस, एक्सॉन्स आर एक्सप्रेस सीक्वेंस एंड इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस। यहाँ पे एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं। एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा देर बाद समझेंगे, उसको मैं बता दूंगी, ठीक है आपको। इसको भी अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको अभी बताना चाहूँ तो इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते क्या है एक्चुअली में। जब हम एमआरएनए बनाएंगे, यूकैरियोट्स में जब एमआरएनए बनता है तो उस वक्त एमआरएनए बनने से पहले वो क्या होता है, एचएनआरएनए होता है। क्या होता है, एचएनआरएनए होता है। मतलब यहाँ पे बीच बीच में कुछ अनवांटेड यूनिट्स जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एचएनआरएनए। ये डीएनए था, इस डीएनए से पहले एचएनआरएनए बनेगा, एचएनआरएनए से फिर एमआरएनए बनेगा। तो कुछ अनवांटेड यूनिट्स जो हैं वो बीच में आ जाती है, उन अनवांटेड यूनिट्स को कहा जाता है इंट्रॉन्स, ठीक है। उन अनवांटेड यूनिट्स को क्या कहा जाता है, इंट्रॉन्स। अनवांटेड क्यों है, क्योंकि वो आगे जाके किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करती, ठीक है। उससे कोई भी प्रोटीन नहीं बनता, कुछ भी फायदा नहीं होता, कोई भी बेनिफिट नहीं होता, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, अनवांटेड या इंट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे कहेंगे एक्सॉन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे। तो इस तरह से जो भी एमआरएनए, जो एचआरएनए बनता है यूकैरियोट्स के अंदर, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं और इंट्रॉन्स होते हैं। तो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, मोनोसिस्टोनिक बोल रहे हैं। पॉलीसिस्टोनिक इट इज सीन इन प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई स्प्लिट जीन्स नहीं होते, ठीक है, कोई स्प्लिट जीन्स नहीं होते। स्प्लिट जीन्स का मतलब बीच बीच में कोई बीच ये इंटरवेन करने नहीं आता, ये इंट्रॉन आ गया, ये इंट्रॉन आ गया, ये इंट्रॉन आ गया, तो इस तरह से बीच में कोई इंटरवेन करने नहीं आता, वो क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक होता है। ये पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है। ये जीन 1 है, जीन 2 है, जीन 3 है, मतलब कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है, ओके। तो ये हो गया हमारा मोनोसिस्टोनिक और दूसरा हो गया हमारा पॉलीसिस्टोनिक। तो सबसे पहले बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट्स में देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है। अब तक हमने देख लिया कि किस तरह से टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये सब क्या होते हैं। अब हम एक्चुअल में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसके बारे में देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें 3 स्टेप होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला इनिशिएशन, दूसरा होता है इलोंगेशन और तीसरा होता है टर्मिनेशन। तो 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। सबसे पहले बात करें इनिशिएशन की। इनिशिएशन मतलब नाम से पता चल रहा है हमें कि क्या होगा, प्रोसेस इनिशिएट होगी, प्रोसेस को हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इलोंगेशन मतलब जिसमें हम एक्चुअल में आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। टर्मिनेशन जहां पे प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, आरएनए फॉर्मेशन को रोक दिया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन को रोक देंगे, ठीक है। तो इनिशिएशन में क्या हो रहा है, इनिशिएशन में जो प्रमोटर रीजन होता है, जो हमारे पास प्रमोटर रीजन है बैक्टीरियाज के अंदर या वहां पे प्रमोटर के ऊपर एक फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। इसे क्या कह रहे हैं, सिग्मा फैक्टर कह रहे हैं। ये सिग्मा फैक्टर आके बाइंड हो जाता है प्रमोटर रीजन पे। मैम आपने तो बोला था आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज का ही एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं सिग्मा फैक्टर, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज का ही एक पार्ट है सिग्मा फैक्टर, जो पहले आके बाइंड हो जाता है प्रमोटर पे, ठीक है।
वो प्रमोटर पे पहले आके बाइंड हो जाता है और उसके बाद फिर क्या आता है, आरएनए पॉलीमरेज आता है। सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है पूरे डीएनए के अंदर कि प्रमोटर कहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर क्या करता है, पहले ही आरएनए पॉलीमरेज के लिए अपना क्या ढूंढ के रखता है, प्रमोटर रीजन को ढूंढ के रखता है और वहां पे जाके बाइंड हो जाता है। ओके, तो यहां पे सिग्मा फैक्टर बाइंड हो गया प्रमोटर के ऊपर। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो सिग्मा फैक्टर है वो प्रमोटर पे बाइंड होगा। सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, प्रमोटर सीक्वेंस पे बाइंड होगा। प्रमोटर पे बाइंड करने के लिए वो क्या ढूंढेगा, पूरे डीएनए के अंदर उस प्रमोटर सीक्वेंस को ढूंढेगा और वहां पे बाइंड हो जाएगा। अगर मैं प्रमोटर के बारे में कुछ आपको बताऊं तो प्रमोटर में एक्चुअली में होता क्या है, जो भी प्रमोटर रीजन होता है, ये सिर्फ मैं प्रमोटर रीजन के बारे में बता रही हूँ। प्रमोटर रीजन जो होता है उसके अंदर एक पर्टिकुलर बॉक्स होता है, एक पर्टिकुलर बॉक्स होता है जहां पे ये सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा। इस बॉक्स को बोलते हैं टाटा बॉक्स। क्या कहते हैं, टाटा बॉक्स। टाटा नहीं मतलब जाना नहीं है कहीं, टाटा बॉक्स का मतलब है कि जहां पे थाइमीन एडेनिन, थाइमीन एडेनिन, इसमें बहुत सारे रिपीटेटिव थाइमीन एडेनिन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टाटाट बॉक्स भी कहते हैं या फिर टाटा बॉक्स कहते हैं। तो ये जो टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है प्रमोटर के पास, उस टाटा को बॉक्स के ऊपर कौन बाइंड हो रहा है, टाटा बॉक्स के ऊपर कौन बाइंड हो रहा है, देखो यहाँ पे सिग्मा फैक्टर बाइंड हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो सिग्मा फैक्टर यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है। सिग्मा फैक्टर आके बाइंड हुआ, हो गया भाई, टाटा बॉक्स पे बाइंड हो गया। उसके बाद इसके ऊपर कौन आ जाएगा, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर को ढूंढता ढूंढता हमारा आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज इस सिग्मा फैक्टर को ढूंढता ढूंढता वहां पे पहुंच जाएगा। तो यहां देखो ये इनिशिएशन स्टेप है, सिग्मा फैक्टर आके प्रोमोटर सीक्वेंस बाइंड हुआ और उसके ऊपर ही कौन आ गया, आरएनए पॉलीमरेज आ गया। ओके, एलोंगेशन स्टेप में क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर साथ में आगे की तरफ बढ़ेंगे। जब ये आगे की तरफ मूव करते हैं कोडिंग रीजन की तरफ, क्योंकि अभी प्रोमोटर पे थे, अब कहां जाएंगे, कोडिंग मतलब स्ट्रक्चरल जीन के पास जाएंगे। तो स्ट्रक्चरल जीन की तरफ जब ये मूव करते हैं, वहां मूव करते वक्त सिग्मा फैक्टर ये रिलीज हो जाता है बाहर। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है, ठीक है, बाहर की तरफ रिलीज हो गया और ये आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा, नया आरएनए बनाएगा। ये हमारा नया आरएनए बनता जा रहा है और टर्मिनेटर रीजन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो एक बार स्टेप वाइज देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला इनिशिएशन में क्या कर रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करेगा प्रमोटर साइट पे, प्रमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करेगा। पर आरएनए पॉलीमरेज से पहले कौन आ रहा है, सिग्मा फैक्टर आ रहा है भाई। आरएनए पॉलीमरेज से पहले कौन आ रहा है, सिग्मा फैक्टर आ रहा है। यहाँ पे सिग्मा फैक्टर पहले आके बाइंड करेगा, उसके बाद फिर आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। ओके, दिस कॉजेज द लोकल अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए। इसकी वजह से क्या होगा, लोकल अनवाइंडिंग, मतलब जो डीएनए था हमारा, ये डीएनए था, ये कॉइल्ड फॉर्म में था, ये अनवाइंड होने लग जाएगा, इस तरह से बबल जैसा बना लेगा। मतलब यहां से कॉइल्ड है, यहां से कॉइल्ड है, बीच में कॉइलिंग नहीं है आरएनए पॉलीमरेज की वजह से। An initiation factor sigma factor present in the RNA polymerase initiate the RNA synthesis. ये RNA synthesis की प्रोसेस को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। पहले सिग्मा फैक्टर बाइंड करा, उसके ऊपर RNA पॉलीमरेज आके बाइंड कर गया और वो आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इनिशिएशन स्टेप तब तक चलेगा जब तक RNA पॉलीमरेज प्रमोटर को छोड़ नहीं देता है। ये प्रमोटर रीजन, कोडिंग रीजन, टर्मिनेटर रीजन। अगर मेरा आरएनए पॉलीमरेज यहां पे है, प्रमोटर के ऊपर है, तो क्या चल रहा है, कौन सा स्टेप चल रहा है, इनिशिएशन पॉइंट चल रहा है। जब तक ये प्रमोटर को टच करके रखेगा आरएनए पॉलीमरेज, जब तक प्रमोटर के थोड़ा सा भी टच हो रहा होगा, तब तक कौन सा स्टेप चल रहा है, इनिशिएशन स्टेप चल रहा है। ठीक है, तो समझ आ गया। इनिशिएशन में तो कुछ भी नहीं था, इनिशिएशन में क्या हो रहा है, सिग्मा फैक्टर आया, आरएनए पॉलीमरेज आया, बाइंड हो गया, बस। नेक्स्ट है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या होता है, आरएनए चेन सिंथेसिस होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। आरएनए की चेन बनना शुरू हो जाती है। यहां देखो,
ये हमारा प्रोमोटर रीजन था, इस डायरेक्शन से आरएनए पॉलीमरेज आने लग गया। आरएनए पॉलीमरेज जैसे आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे डीएनए के अकॉर्डिंग, ये टी के अकॉर्डिंग इसने ए को बाइंड कर दिया, ए के अकॉर्डिंग यू को बाइंड कर दिया, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यूसली जो है वो प्रोसेस चलती जा रही है। हम अकॉर्डिंगली यहाँ पे आरएनए के लिए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते जा रहे हैं, ये नया आरएनए बनता जा रहा है। टी के साथ ए के साथ यू, टी के साथ जी के साथ सी, ए के साथ यू, इस तरह से कंटिन्यूसली जो है वो आरएनए का फॉर्मेशन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आरएनए बना, हमारा आरएनए बन गया, ओके। ये है इलोंगेशन स्टेप में पहुंचते पहुंचते हमारा आरएनए बनना पूरी तरह से शुरू हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। देखो, इन दिस प्रोसेस एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेज यूज किए जाते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट यूज किए जाते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट क्यों किए जाते हैं? हमने अगर डीएनए में ध्यान दिया होगा, रेप्लिकेशन में देखा था, तो वहां पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यूज किए जाते थे। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि हमें पता है आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, इसीलिए यहाँ पे एटीपी, जीटीपी, यूटीपी और सीटीपी यूज करते हैं। बताया था ना, क्या होता है, दीवार बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, तो हम यहाँ पे दीवार बना रहे हैं तो ईंटें तो लाएंगे ना, तो ईंटें ले आए, ठीक है। उनको जोड़ने का काम कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज करेगा, ठीक है। तो ये इलॉन्गेशन के स्टेप में इन सभी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करवाएंगे हम डीएनए के अकॉर्डिंग आरएनए पॉलीमरेज से, ठीक है। तो हमारा बाहुबली सारी ईंटें उठाएगा और सबको जोड़ता जाएगा कि कौन सी ईंट कहाँ लगानी है, ये वो कौन बताएगा, डीएनए बताएगा। समझ आ गया? मजदूर बना दिया मैडम आपने, तो हमें मजदूर बन गए ना। चलो नेक्स्ट आता है हमारा टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप को कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे ही टर्मिनेटेड रीजन पे पहुंचा, कोडिंग रीजन खत्म हो चुका है, मतलब हमारे पहले प्रमोटर रीजन पे थे, फिर कोडिंग रीजन पे आए, कोडिंग रीजन पे इलोंगेशन हुआ, आरएनए बन गया। अब हमको क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टॉप करना है, क्योंकि इतना लंबा आरएनए नहीं बनाना है कि चलते ही रहे, सब दिमाग खराब हो जाएगा सबका, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं करके उसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के लिए, जैसे स्टार्ट करने के लिए किसको लेकर आए थे, सिग्मा फैक्टर को लेकर आए थे ना। स्टार्ट करने के लिए किसको लेके आए थे, सिग्मा फैक्टर को लेके आए थे। वैसे ही स्टॉप करने के लिए एक और फैक्टर होता है जिसे कहते हैं रो फैक्टर। स्टॉप करने के लिए कौन आता है, रो फैक्टर आता है। जैसे ही रो टर्मिनेटर रीजन आएगा, रो फैक्टर आके आरएनए पॉलीमरेज से चिपक जाएगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज से चिपक जाएगा और वहां से आरएनए रिलीज हो जाएगा। जो हमने नया आरएनए बनाया था वो बाहर रिलीज हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज हट जाएगा, रो उसको लेके निकल लेगा, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर आके उसको बोल रहा था कि चलो ट्रांसक्रिप्शन करने चलते हैं, शुरुआत करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। उन्होंने थोड़ी देर तो ट्रांसक्रिप्शन करवाया सिग्मा फैक्टर ने, फिर सिग्मा फैक्टर निकल लिया इलोंगेशन होते ही, इलोंगेशन का स्टेप आते ही सिग्मा फैक्टर निकल लिया। उसके बाद फिर जैसे ही टर्मिनेशन स्टेप पे पहुंचे तो रो फैक्टर आ गया। रो फैक्टर आके बोला कि क्या ट्रांसक्रिप्शन करना है रे, तुझे क्यों ट्रांसक्रिप्शन करना है, हो तो गया, जितना करना था कर लिया, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फिर उसके बाद हम छोड़ के चले जाते हैं, हो गया ट्रांसक्रिप्शन, बंद कर देते हैं डीएनए को। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस खत्म हो गई, रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को लेके निकल लिया, ओके। तो इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। In bacteria, transcription and translation can be coupled. जनरली क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो कपल हो सकती है। कपल का मतलब ऐसा नहीं कि चल रहा है, नहीं, मतलब उनके साथ साथ में हो सकती है। ट्रांसक्रिप्शन जैसे एमआरएनए बना, एमआरएनए के बनते ही ट्रांसलेशन शुरू कर दो, थोड़ा सा एमआरएनए बना, ट्रांसलेशन कर दो, ऐसा, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल हो सकता है। एमआरएनए रिक्वायर्स नो प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए को एक्टिव करने के लिए कोई भी प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे सेम कंपार्टमेंट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो सकता है, नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वहां पे न्यूक्लियस जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। तो ऐसा नहीं करना होता है कि पहले एमआरएनए को बनाओ
और उसको बाहर लेके जाओ और बाहर लेके जाने के बाद उसका प्रोटीन बना दो। ऐसा नहीं करना होता है ना, ऐसा करना होता तो फिर दिक्कत हो जाती, टाइम लग जाता, जैसे हमारे अंदर लगता है। यूकैरियोट्स में टाइम लगता है, कोई प्रोटीन बनाना हो बहुत टाइम लगता है। पहले एचएनआरएनए बनेगा, एचएनआरएनए को तोड़ेंगे, इंट्रॉन्स को भगाएंगे ना, इंट्रॉन्स अनवांटेड पार्ट्स, उनको तोड़ेंगे, एक्सॉन्स लेंगे, उनको जोड़ेंगे, उन एक्सॉन्स को निकाल के बाहर फेंकेंगे। कहाँ से? न्यूक्लियस से बाहर फेंकेंगे, न्यूक्लियस के बाहर फेंकेंगे, वो एमआरएनए बन के बाहर आएगा और उसके बाद उसके ऊपर हम राइबोसोम्स अटैच कर करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो बहुत टाइम लगता है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में सब एक ही कमरे में हो रहा है, ऐसा सोचो, खाना भी एक ही कमरे में बन रहा है, खा भी एक ही कमरे में रहे और सो भी एक ही कमरे में रहे, तो ऐसा हो रहा है। पर यहाँ पे क्या, यूकैरियोट्स में क्या होता है, अलग अलग कमरों में होती है, सब चीजें अलग अलग जगहों पे होती है। ओके, तो यूकैरियोटिक सेल नो कपलिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, वहां पे कपलिंग हो भी नहीं सकती। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में दो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, अब तक मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज को अपन यूज करते हैं। क्या करते हैं? 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज को यूज करते हैं। क्यों करते हैं मैडम 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज, क्या जरूरत है? 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज से हम क्या करेंगे, हम उससे एक एमआरएनए बनाएंगे, एक से आरआरएनए बनाएंगे और एक से टीआरएनए बनाएंगे। क्योंकि हमारे पास आरएनए अलग अलग टाइप के हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज भी अलग अलग टाइप के लेंगे। तो जब यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, तो जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मतलब एचएनआरएनए क्या होता है? हेट्रोजीनस आरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए। ये जो हेट्रोजीनस आरएनए है, इसमें एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इंट्रॉन्स क्या होते हैं? अनवांटेड पार्ट, जिनको निकाल के फेंकना जरूरी है, इसको क्या कह रहे हैं हम? एचएनआरएनए। और इस एक्सॉन से पहले वाला पार्ट कहलाता है यूटीआर। अब मैडम ये यूटीआर का क्या चक्कर है? इतना बड़ा डीएनए है मेरे पास, ठीक है, इतना बड़ा डीएनए है, इस डीएनए के अंदर ये वाला पार्ट जो है प्रोटीन बना सकता है, सिर्फ ये वाला पार्ट प्रोटीन बना सकता है, इस वाले पार्ट से प्रोटीन नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस वाले पार्ट से प्रोटीन नहीं बन सकता, मतलब ये ट्रांसलेट नहीं हो सकता, इसीलिए इसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर। अनट्रांसलेटेड रीजन मतलब यूटीआर। वो 5 प्राइम एंड वाला हो गया, ये 3 प्राइम एंड। यहां पे भी क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है वो प्रोटीन नहीं बना सकता, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर कहेंगे। तो समझ आ गया यहाँ पे क्या हो रहा है? एचएनआरएनए बन रहा है। एचएनआरएनए बनने की वजह से हम क्या कर रहे हैं? पहले उसको तोड़ना पड़ेगा, इंट्रॉन्स को निकालना। ओके, तो मैंने बोला 3 पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से 3 पॉलीमरेज है? पहला है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो कि आरआरएनए बनाने में काम करेगा। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये आरआरएनए बनाएगा 20S, 80S और 5.8S, ये आरएनए के टाइप हैं जो बनते हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है, ये हेट्रोजीनस आरएनए बनाता है, मतलब हमारा जो एमआरएनए है वो इससे बनेगा। एक्चुअल में आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है? एमआरएनए बनाता है, मतलब पहले एचएनआरएनए बनेगा, उसके बाद फिर एमआरएनए बनेगा। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये टीआरएनए, 5S आरआरएनए और एसएनआरएनए बनाता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे नए नए आरएनए बन गए। यहाँ देखो वही चीज देखिए, आरआरएनए जीन, आरआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा और टीआरएनए बनेगा। ओके, तो अब जब हम एचएनआरएनए बना लेंगे, हमारे पास एक्सॉन इंट्रॉन वाला यूनिट आ चुका है, एचएनआरएनए आ चुका है। एचएनआरएनए को हमें अपने काम के एमआरएनए में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होती है यूकैरियोट्स में, इसे कहते हैं स्प्लाइसिंग। जैसे हम फ्रूट्स काटते हैं तो उसको स्लाइसिंग कहते हैं ना, वैसे ही हम इंट्रॉन्स को काट रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं? स्प्लाइसिंग कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सॉन इंट्रॉन्स हमेशा बीच में प्रेजेंट होते हैं, इंट्रॉन बीच में। ठीक है, 2 एक्सॉन्स के बीच में प्रेजेंट होंगे, तो इन इंट्रॉन्स को बाहर फेंक के निकालना है, इसको कहते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए को प्रोसेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्प्लाइसिंग होगी, इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, फिर आता है कैपिंग। अब जो हमारा एमआरएनए है बहुत नखरे वाला है, इतने नखरे हैं उसके
कि नखरे करते करते उसको इतना चाहिए कि मेरे को फैशन में चलना है, फैशन के हिसाब से चलना है कि mRNA जो है मैं तो बाहर निकलूंगा ही नहीं न्यूक्लियस से बाहर जाऊंगा ही नहीं जब तक मुझे कैप नहीं पहनाओगे तुम, जब तक मुझे कैप नहीं पहनाओगे तब तक मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा न्यूक्लियस से। तो भाई ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस हम करते हैं कैपिंग की। हियर ए न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो भी mRNA होता है उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, ठीक है। ग्वानिन न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की कैप लगाई जाती है, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की, कहाँ पे 5 प्राइम एंड पे। mRNA का जो 5 प्राइम एंड होता है वहां पे कैपिंग की जाती है, ओके। तो कैप लगा दी। उसके बाद महाराज के और नखरे हैं, क्या नखरे हैं कि मुझे टेल भी चाहिए, टेल भी लगाओ मेरे। तो टेल लगा देते हैं, कौन सी टेल लगाते हैं, पॉली एडिनाइलेशन करते हैं, मतलब एडेनिन के, यहाँ पे एडेनिन जो है उसके बहुत सारे यूनिट्स को अटैच कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉली ए टेल। क्या कहते हैं, पॉली मतलब बहुत सारे, ए मतलब एडेनिन, टेल। यहाँ पे 3 प्राइम पोजीशन पे हम एडेनिन की बहुत सारी यूनिट्स को ऐड करते हैं, जिसको अपन पॉली ए टेल कहते हैं। तो पहला क्या हुआ प्रोसेसिंग में, आरएनए प्रोसेसिंग में क्या हुआ, हमें पहले क्या करनी है, स्प्लाइसिंग करनी है। एंट्रॉन्स को भगा दो, भगा दिए एंट्रॉन्स, ठीक है। एक्सॉन्स को साथ में जोड़ दो, जोड़ दिए। अब एक्सॉन्स जुड़ गए, mRNA बन रहा है हमारा, पर mRNA बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा, उसको न्यूक्लियस से बाहर धक्के देके निकालना है ना, क्योंकि प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में बनेगा, इसलिए हमें mRNA को धक्के देके बाहर निकालना पड़ेगा। पर वो निकलना नहीं चाहता क्योंकि फैशन फ्री, उसको फैशन करना है। सबसे पहले उसके कैप लगाओ, कैप लगानी है, किसकी कैप लगानी है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, MGTP मान लेते, ठीक है। MGTP की कैप लगानी है, इसको लगा दी कैप भाई। फिर इसकी टेल लगानी है, कौन सी टेल लगानी है, पॉली ए टेल। बहुत सारी एडेनिन को एक साथ जोड़ना है। तो अब हमारा HLRNA पूरी तरह से किसमें कन्वर्ट हो चुका है, mRNA में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसको धक्के दे के बाहर निकाल दो। अब उसको क्या कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म में भेज सकते हैं, ताकि वो वहां पे जाके प्रोटीन फॉर्मेशन कर सके। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने अब तक आरएनए बना चुके हैं, mRNA बना चुके हैं। mRNA को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू।